तो बच्चों, आज हम लोग भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इसे हम इंग्लिश में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, क्यों हम इसे इतना महत्वपूर्ण कह रहे हैं? क्योंकि इस विश्व को, इस पृथ्वी को समझने के लिए इन रेखाओं की बहुत आवश्यकता होती है। अक्षांश रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जिससे हम विश्व के किसी भी क्षेत्र की जलवायु के बारे में पता कर सकते हैं, वहाँ के सूर्य ताप के बारे में पता कर सकते हैं, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है उसके बारे में पता कर सकते हैं। और देशांतर रेखाएं किसी भी विश्व के किसी भी देश के समय और अंतर्राष्ट्रीय तिथि का निर्धारण करता है। अगर दोनों रेखाओं को हम एक साथ पता करना चाहें, क्या है दोनों की उपयोगिता अक्षांश और देशांतर रेखाओं की, तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं को एक साथ अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों से हम विश्व के किसी भी क्षेत्र की एग्जैक्ट वास्तविक भौगोलिक स्थिति का पता कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। ये हमारी पृथ्वी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी हमारी लगभग गोलाकार है, ऐसी हमने एक पृथ्वी का चित्र बनाया। और इसको समझने से पहले मानचित्र में ये जानिए कि इधर की दिशा को हम पूर्व कहते हैं, इधर की दिशा को हम पश्चिम कहते हैं, इधर की दिशा को उत्तर कहते हैं और इधर को दक्षिण कहते हैं, यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसी तरह हम पृथ्वी के ध्रुवों को हम इधर के ध्रुव को नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और इधर के ध्रुव को हम साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अक्षांश रेखाओं की। ये पृथ्वी हमारी गोल है, हमने इसको बीच से किस दिशा से, पूर्व से पश्चिम, ठीक बीचों बीच पूर्व से पश्चिम एक रेखा खींच दी। और चूंकि यह रेखा पृथ्वी के एकदम बीच में है, इसलिए हम इस रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। भू माने पृथ्वी, मध्य माने बीच, जानते ही हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे हम अंग्रेजी में इक्वेटर भी कहते हैं। इक्वेटर इसलिए क्योंकि यह पृथ्वी को दो बराबर इक्वल हिस्से में बांटती है। और जैसा कि मैंने बताया कि मैप को इस तरह देखते हैं तो भूमध्य रेखा के इधर के क्षेत्र को हम उत्तर कह सकते हैं। और चूंकि पृथ्वी पूरी हमारी गोल है तो इस गोले को हमने आधे हिस्से को इतना कहना चाहें तो गोलार्ध कह सकते हैं। तो इधर के हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध और इधर के हिस्से को, ये भी आधा गोला है, इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। इसे हम मान लेते हैं कि भूमध्य रेखा को एक 0 डिग्री यानी 0 अंश पे हमने खींचा है। एक सब काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। ये कोई भी आप कहेंगे कि सर पृथ्वी पे तो हम चलते हैं, हमें कोई रेखा नहीं दिखाई देती है। तो जब हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो आप समझिए कि हम ग्लोब की बात कर रहे हैं। हम पृथ्वी को समझने के लिए, बेहतर तरीके से समझने के लिए ग्लोब का प्रयोग करते हैं और इन रेखाओं को हम काल्पनिक रेखा कहते हैं। तो अगर हम भूमध्य रेखा की बात करें और आपसे पूछें कि ये भूमध्य रेखा किसे कहते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं। इसे रटने की, इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या होती है भूमध्य रेखा? कि पृथ्वी के ठीक बीचों बीच पश्चिम से पूर्व की ओर 0 डिग्री पर खींची गई काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहलाती है। उम्मीद करता हूं कि ये भूमध्य रेखा आपको समझ में आई होंगी। ठीक, पृथ्वी के बीचों बीच पश्चिम से पूर्व की ओर 0 डिग्री पर खींची गई काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा के उत्तरी हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध या साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब भूमध्य रेखाएं, अक्षांश रेखाएं केवल एक रेखा नहीं है, कई अक्षांश रेखाएं हैं।
और यहाँ से यहाँ तक कई रेखाएं खींची गई हैं। आप बता सकते हैं? यहाँ से लेके हर 1 डिग्री पर एक अंश पे एक रेखा खींची गई है। तो यहाँ से पोल तक कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? समझ सकते हैं आप कि अगर हम इसको केंद्र मान लें तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर हम हर 1 डिग्री पर एक रेखा खींच दें तो कुल 90 रेखाएं हम उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ठीक इतनी ही रेखाएं यानी 90 रेखाएं हम दक्षिणी गोलार्ध में खींच सकते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ जितनी भी रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और दक्षिण में जो खींची जाती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसे हम दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? हमने इसको 0 माना था, और इसके बाद हर 1 डिग्री पे एक अक्षांश रेखाएं खींच रही हैं। तो यहाँ तक आते आते हम चूंकि 90 रेखाएं खींच पा रहे हैं तो 90 इधर उत्तरी गोलार्ध में और 90 इधर दक्षिणी गोलार्ध में, और एक 0 डिग्री की एक भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है। तो 90 90 और 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और परीक्षाओं में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में, यानी 180 है। लेकिन 180 नहीं, 0 डिग्री पर भी एक रेखा है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। तो कुल 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में, और एक 0 डिग्री पर खींची गई रेखा है। कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। और हम कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। इसको हमने कहा था भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ठीक है। और जितनी भी रेखाएं हैं सब खींची गई, ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, पैरेलल हैं। यानी एक रेखा जो दूसरी रेखा है, ये दोनों रेखाओं के बीच की दूरी बराबर है, ठीक है। और जब दो रेखाओं के बीच की दूरी इक्वल होती है, बराबर होती है, तो उसे हम समानांतर रेखाएं कहते हैं। तो सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के यानी भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं। और एक आप नोट कर रहे होंगे कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिणी ध्रुव, तो इन रेखाओं की लंबाई कम होती जा रही है, ठीक है। इतनी बात तो समझ रहे होंगे। यानी कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा हमारी भूमध्य रेखा है, और उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। और यहाँ जब हम आएंगे लगभग 90 डिग्री पे, तो यह रेखा न होकर के एक बिंदु मात्र नजर आती है। ऐसे ही इधर भी सब रेखाएं खींच दी हम, तो यहाँ भी आते आते जो 90वें डिग्री पे होगी एक बिंदु मात्र होगी। तो ये भी का प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्लोब पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं दिखाई देती हैं? कितनी देती हैं? 181 थी खींची गई, लेकिन चूंकि 90 डिग्री वाली जो रेखा है वह मात्र बिंदु रहती है, तो इसलिए इसमें से हम दोनों ध्रुवों की रेखाओं को माइनस कर लेते हैं, तो 179 इतनी रेखाएं आपको दिखाई देती हैं। होती कितनी है? 181, लेकिन दिखाई कितनी देती हैं? 179। इतनी बात समझ गए होंगे आप। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में। इसको हम 23.5 डिग्री, चूंकि ये नॉर्थ में है तो हम इसको नॉर्थ लिख दे रहे हैं। ऐसे ही इधर हम 23.5 डिग्री साउथ में है तो हम इसको साउथ लिख दे रहे हैं। ऐसे ही इधर 66.5 डिग्री 66.5
66.5 डिग्री, इधर भी 66.5, 66.5 डिग्री। ये भूमध्य रेखा थी, हमने बताया आपको, भूमध्य या इक्वेटर। और ये जो है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में खींची गई है। इस रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर हम इसको परिभाषित करना चाहे, डेफिनेशन अगर कोई पूछे आपके कि कर्क रेखा क्या है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, एकदम आसानी से आप बता सकते हैं कि भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खींची गई पश्चिम से पूर्व की ओर की काल्पनिक रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। ऐसे ही ये है मकर रेखा। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। मकर रेखा अगर पूछा जाए कि मकर रेखा किसे कहते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं। क्या? दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। ठीक है। और ऐसे ही ये जो 66.5 डिग्री पर खींची गई रेखा है, इसको हम आर्कटिक रेखा कहते हैं। आर्कटिक रेखा या आर्कटिक सर्कल। सर्कल क्यों कहते हैं, अभी हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसको हम अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आर्कटिक रेखा क्या है, आर्कटिक रेखा क्या है, आप आसानी से बता सकते हो। भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम आर्कटिक रेखा कहते हैं। उसी तरह अगर अंटार्कटिक रेखा पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 66.5 डिग्री पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा अंटार्कटिक रेखा कहलाती है। इन रेखाओं को हम वृत्त भी कहते हैं। क्यों? यह रेखाएं सिर्फ इधर ही नहीं हैं, यह रेखाएं पृथ्वी के चारों तरफ हैं। ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी है, तो हम इधर से बात कर रहे हैं कि ये भूमध्य रेखा आप देख रहे हैं, यह भूमध्य रेखा सिर्फ इधर ही नहीं है, यह भूमध्य रेखा पृथ्वी के चारों ओर खींची गई है। ठीक है। इसलिए ये रेखाएं एक वृत्त बनाती हैं, सारी अक्षांश रेखाएं वृत्त बनाती हैं, सर्कल बनाती हैं। इसलिए हम इन रेखाओं को सर्कल भी कहते हैं। ए आर्कटिक सर्कल, ए अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है। सबसे बड़ा सर्कल कौन सी रेखा बनाती होगी? भूमध्य रेखा। सीधी सी बात है, ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा सर्कल ये बनाती होगी, और सबसे छोटी रेखा ध्रुवों पर होगी। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ या दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं, तो हम अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और अब आप सोच रहे होंगे कि आपने बताया सर कि कुल 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं, 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो फिर ऐसा इन रेखाओं में क्या है, ऐसा क्या स्पेशल है, क्या खास है कि हम सिर्फ इसी रेखाओं के बारे में बात कर रहे हैं? इन रेखाओं की सच में कुछ खासियत है। वह खासियत क्या है, अब जब हम इसको देशांतर रेखाओं के साथ पढ़ेंगे तो ठीक से समझ पाएंगे। वैसे फिलहाल इतना समझिए आप कि ये रेखाएं किसी भी क्षेत्र की जलवायु और वहाँ का तापमान सुनिश्चित करती हैं। हमारा सूर्य, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा सूर्य है, हमारा सूर्य चलता, सूर्य यहाँ पर है और हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। तो इस स्थिति में साल भर में सूर्य यहाँ से यहाँ तक सीधा अवश्य एक बार पड़ता है, उसकी रोशनी सीधी लंबवत पड़ती हैं इन रेखाओं पर। तो यहाँ की जलवायु, यहाँ ताप ज़्यादा होता है। और इन रेखाओं के बाद, इधर आर्कटिक सर्कल के बाद
इधर अंटार्कटिक सर्कल के बाद लगभग सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है, एक तरफ पहुंचती है। अगर जब सूर्य इधर होता है, जब सूर्य उत्तरायण होता है, जब पृथ्वी की गतियां आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सूर्य है, हमारी पृथ्वी का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो पृथ्वी चक्कर लगाते समय कभी ये सूर्य के सामने उसका नॉर्थ पोल आता है, तो कभी उसका साउथ पोल उसके सामने आता है। तो जब नॉर्थ पोल उसके सामने रहता है तो इधर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, और साउथ पोल जब उसके सामने रहता है तो इसके उधर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। इसलिए इधर 6 महीने दिन और 6 महीने रात भी होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बात और है जो आपकी तरफ से आना चाहिए था, लेकिन आप में से किसी ने नहीं पूछा कि सर जब हम अक्षांश रेखाएं पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं आप इसे 0 डिग्री मान लीजिए, चलिए हमने मान लिया। इसको 23 डिग्री 23.5 डिग्री मान लीजिए, ये भी हमने मान लिया। 23.5 डिग्री मान लिया। ये डिग्री आया कहाँ? डिग्री तो डिग्री यानी अंश, यानी कोण को मापने की इकाई डिग्री है। तो यह कोण, ये एंगल बन कहाँ रहा है? किसी ने नहीं पूछा। आप में से किसी को पूछना चाहिए था कि ये सर ये अंश में आ रहा, डिग्री में आ रहा, तो ये कोण कहाँ है? ये तो सब पैरेलल रेखाएं हैं, तो एंगल तो कोई क्रिएट हो ही नहीं रहा है, तो फिर कोण कैसे बन गया? वो कोण कहाँ पे है? तो इसको समझिए, ये पृथ्वी का सेंटर है। जितनी भी रेखाएं, हर एक डिग्री पे हमने कहा है कि हम एक अक्षांश रेखा खींचते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि ये 23.5 डिग्री अक्षांश है, तो इसका मतलब कि पृथ्वी के केंद्र से ये 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। समझ में आई बात? ऐसे ही अगर ये मकर रेखा 23.5 पे है, तो ये भी समझिए कि ये भी 23.5 का कोण बनाती है। इसलिए हम इसे डिग्री में मापते हैं, और इसलिए हम इसे किसी अक्षांश रेखाओं को हम ये भी कहते हैं कि अक्षांश रेखा पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की कोणीय दूरी है। ठीक है, आज के टॉपिक में हम अक्षांश रेखाओं की बात किए हैं। आगे के टॉपिक में हम देशांतर रेखाओं की बात करेंगे, और दोनों को एक साथ समझेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं से किस तरह किसी भी स्थान की वास्तविक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। धन्यवाद।